गुरुति मुनि महाराज जी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जैन गणित के अंतर्गत पुनः चलते हैं आगे। कल अपनी जो धारा चल रही थी, कौन सी? द्विरूप घन धारा। द्विरूप घन धारा। तो द्विरूप घन धारा के अंतर्गत कल बताया गया था कि द्विरूप घन धारा में द्विरूप वर्ग धारा जिस संख्या इस द्विरूप वर्ग धारा के मध्य 51 अच्छा, हाँ ठीक है। द्विरूप घन धारा जी, तो द्विरूप वर्ग धारा में जिस समय संख्या की जो वर्ग रूप राशि हैं उस स्थान संख्या की जो घन रूप राशि हैं उनकी धारा को द्विरूप घन धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कल बतलाया था कि द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान क्या है? द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान 4 है, जो 2 का वर्ग है। इसी 2 का घन कितना है? 8। घन कितना हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। अतः द्विरूप घन धारा का प्रथम स्थान 8 है। इसी प्रकार द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान 16 है, जो 4 का वर्ग है। इसी 4 का घन 64 हो जाता है। अतः इस धारा का दूसरा स्थान क्या है? 64। 8 64 है ना, जो इसी धारा के प्रथम स्थान 8 के वर्ग स्वरूप है। इस तरह से इसी प्रकार द्विरूप वर्ग धारा का तीसरा स्थान 256 है, जो 16 का वर्ग है। इसी 16 का घन कितना हो जाता है? 4096। अतः इस धारा का तीसरा स्थान 4096, जो इसी धारा के दूसरे स्थान 64 के वर्ग स्वरूप है। इसी प्रकार पूर्व की राशि का वर्ग करते हुए उत्तर स्थान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार संख्यात स्थान आगे जाकर, कितने स्थान? संख्यात स्थान आगे जाकर, संख्यात स्थान आगे जाकर जघन्य परिता संख्यात का घन प्राप्त होता है। अब घन प्राप्त होगा, पहले वर्ग प्राप्त होता था, तो जघन्य परिता संख्यात का क्या प्राप्त होगा? घन प्राप्त होता है। और एक बार घन करने पर क्या होगा? प्रत्यावली। इससे संख्यात स्थान आगे जाकर आवली का घन उत्पन्न होता है। अब आवली का घन उत्पन्न होगा। देखो इसमें वो संख्या प्राप्त नहीं होती, जैसे जगन्य परिता संख्या थी वो प्राप्त नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं प्राप्त होगी? क्योंकि वो संख्या द्विरूप वर्ग धारा की है। तो जो द्विरूप वर्ग धारा में प्राप्त होगी वो घन में कैसे प्राप्त हो जाएगी? तो नहीं प्राप्त होगी, है ना। इसी प्रकार से आवली कल बतलाई थी ना, तो आवली कौन सी वर्ग धारा की, कौन सी धारा की है? द्विरूप वर्ग धारा की। तो द्विरूप घन धारा में प्राप्त नहीं होगी। तो जो संख्याएं, देखिए ऐसा भी होता है, कई संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग धारा में भी प्राप्त होती हैं और घन धारा में प्राप्त हो जाती हैं, कभी कदाचित कोई। और कई संख्याएं ऐसी हैं जो द्विरूप वर्ग धारा में प्राप्त होती हैं, घन धारा में प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कोई घन धारा में प्राप्त होती हैं, वर्ग धारा में प्राप्त नहीं होती। तो अलग अलग संख्याएं। तो यहाँ पर जो जगन्य परिता संख्यात है वह इस धारा में प्राप्त नहीं होगा। कौन सी में? घन धारा में, द्विरूप घन धारा में, वो वर्ग धारा में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आवली भी इसमें उत्पन्न नहीं होती। अतः इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर पल्ले की वर्ग शलाकाओं का घन, अब पल्ले की वर्ग शलाकाओं का घन, ठीक है, उसी के अर्धछेदों का घन, उसी पल्ले के प्रथम वर्गमूल का घन प्राप्त होता है। अब इसका वर्ग करने पर पल्ले का घन प्राप्त होता है। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर घनांगुल
जगत श्रेणी की प्राप्ति होती है, घनांगुल और जगत श्रेणी की प्राप्ति होती है। घनांगुल किसे कहते हैं? घनांगुल, घनांगुल क्या है? सूक्ष्म अंगुल का क्यू, उसको क्या कहते हैं? घनांगुल। तो द्विरूप वर्ग धारा में अंगुल तो प्राप्त हुआ था लेकिन घनांगुल प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इस धारा में घनांगुल प्राप्त होता है और जगत श्रेणी का घन प्राप्त हुआ था। द्विरूप वर्ग धारा में जगत श्रेणी का घन प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ इस धारा में जगत श्रेणी प्राप्त होती है। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? जगत श्रेणी किसे कहते हैं? जगत पत्र का स्क्वायर कौन सा होता है? जगत श्रेणी, श्रेणी का स्क्वायर जगत पत्र होता है। 7 राजू लंबी और 1 प्रदेश चौड़ी आकाश प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जगत श्रेणी। अब इससे असंख्यात असंख्य तो जगत श्रेणी की प्राप्ति होती है और इसका वर्ग करने पर जगत प्रतर उत्पन्न होता है और जगत प्रतर से अनंत अनंत स्थान आगे जाकर जीव राशि की वर्ग शलाकाओं का घन, अनंत स्थान आगे जाकर के क्या मिलेगा? जीव राशि की वर्ग शलाकाओं का घन। ठीक है, घन तो समझ रहे ना? और उससे आगे जाएंगे, अनंत स्थान आगे जाएंगे, फिर क्या मिलेगा? उसी के अर्धछेदों का घन, उसके अर्धछेदों का घन मिलेगा। अर्धछेद इसमें नहीं मिलेंगे, नहीं, अर्धछेद नहीं मिलेंगे, वर्ग शलाका नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वर्ग शलाका और अर्धछेद द्विरूप वर्ग धारा का विषय है, इसलिए नहीं मिलेंगे इसमें। और द्विरूप वर्ग धारा का विषय क्या क्या होता है? जो संख्याएं विरलन और देय से प्राप्त नहीं होना चाहिए, जो विरलन और देय से प्राप्त होती हैं, देखो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो संख्याएं विरलन और देय से उत्पन्न होती हैं, विरलन और देय से उत्पन्न होती हैं, उन संख्याओं की वर्ग शलाका व अर्धछेद, वर्ग शलाका व अर्धछेद द्विरूप वर्ग धारा में प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये जो है वर्ग शलाका में प्राप्त नहीं होते। प्राप्त नहीं होते। ठीक है, और जगत प्रतर से अब इसके बाद क्या है? इसके बाद और आगे उसी के प्रथम वर्गमूल, अब जो है जीव राशि का प्रथम वर्गमूल का घन प्राप्त होता है और अनंत स्थान आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? जीव राशि के प्रथम वर्गमूल का घन। पहले जीव राशि की वर्ग शलाकाओं का घन, फिर अर्धछेदों का घन और फिर प्रथम वर्गमूल का घन। हाँ, इसका एक बार वर्ग करने पर जीव राशि के घन, इससे अब इसका एक बार और वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका एक बार वर्ग करने पर जीव राशि के घन और इससे अनंत स्थान आगे जाकर सर्वाकाश का प्रथम वर्गमूल, इसका एक बार वर्ग करने पर सर्वाकाश की उत्पत्ति होती है। तो सर्वाकाश राशि के आगे निरंतर अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन उत्पन्न होता है। यही इस धारा का अंतिम स्थान है। हाँ, केवल ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल, उसका घन इस राशि का अंतिम स्थान है। क्योंकि आगे अगर घन करेंगे तो वो ज़्यादा निकल जाएगी। ठीक है, तो यही इस राशि का अंतिम स्थान है।
यह केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न राशि के सदृश है। केवल ज्ञान का यह केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल। केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल कितना है? 65,536। इसका वर्गमूल निकालो कितना होगा? 256 होगा। ये प्रथम वर्गमूल होगा। और इसका द्वितीय वर्गमूल कितना होगा? 16। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो ये संख्या उत्पन्न हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 4096। और 4096 का अगर हम जो है वर्ग करते हैं तो संख्या कितनी निकल जाएगी? ज़्यादा निकल जाएगी, है ना। इसलिए यही इसका अंतिम स्थान है। कौन सा? कौन सा? हाँ है, गुणा करने पर संख्या उत्पन्न होती है। तो इसका अंतिम स्थान क्या है? अंतिम स्थान है केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल। क्यों है द्वितीय वर्गमूल केवल ज्ञान का? देखो, केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल कौन सा है? केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल ये है 16। ठीक है, 16 अपन ने जो मानक माना है उस हिसाब से। अब अपन 16 का अगर क्यों करते हैं तो कितना निकल जाएगा जी? ये कितना हो जाएगा? 4096 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका और वर्ग करते तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएंगे, इसलिए ये लास्ट स्थान है इसका। ठीक है, तो केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल इसका लास्ट स्थान है। केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन उत्पन्न होता है। द्वितीय वर्गमूल का घन, तो द्वितीय वर्गमूल का घन कितना हो गया जी? 4096। 4096। ठीक है, तो ये इसका अंतिम स्थान है। अब इसके आगे नहीं जा सकते। और ये संख्या कैसे उत्पन्न होती है? तो प्रथम वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल। केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल और केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो है इस संख्या का अंतिम स्थान है। ये नीचे दिया भी है, जैसे केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 के द्वितीय वर्गमूल 16 का घन 4096 है और 65,536 के प्रथम वर्गमूल 256 में द्वितीय वर्गमूल 16 का गुणा करने पर भी 4096 की प्राप्ति होती है। सूत्र केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन बराबर केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल, ये आ जाएगा। इसका सूत्र बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन ही इस धारा का अंतिम स्थान कैसे है? हाँ, तो इसका आंसर है, समाधान है इसका कि द्विरूप वर्ग धारा की चरम राशि केवल ज्ञान है और द्विरूप चरम राशि केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल है। द्विरूप वर्ग धारा की चरम राशि केवल ज्ञान है और द्विचरम राशि केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल। द्विचरम माने उससे सेकंड लास्ट राशि क्या है? द्विरूप वर्ग धारा का, जो द्विरूप वर्ग धारा में अपन चल रहे थे ना, तो इसका द्विचरम स्थान कौन सा आएगा? केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल। और केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल क्या है? 256, है ना। और इसका वर्ग करेंगे तो 65,536। ये चरम राशि है, माने केवल ज्ञान की अंतिम राशि है जी, इसके आगे कोई राशियां नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विचरम राशि केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल है। इन दोनों राशियों के घन को यह ग्रहण नहीं किया है क्योंकि इनके घन को ग्रहण करने से केवल ज्ञान से अधिक प्रमाण वाली राशि की प्राप्ति होने का प्रसंग प्राप्त होता है। अब इन दोनों ही राशियों को ग्रहण नहीं करेंगे तो 256 को ग्रहण करेंगे, ठीक है, और नहीं 65,536 को ग्रहण करेंगे। 536, क्योंकि इसका भी अपन घन करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसका करें तो दिक्कत आएगी, दोनों का करें तो दिक्कत आएगी। इसलिए इन दोनों का न करके जो है केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल है ना, उसको ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर इनका करेंगे तो ज़्यादा निकल जाएगी राशि, केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगी, और केवल ज्ञान से आगे निकलेगी तो फिर वो
अंतिम स्थान से आगे निकल जाएगी और केवल ज्ञान का कुछ है ही नहीं है, खत्म। इस धारा के समस्त स्थान दो कम केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण है। इस धारा के समस्त स्थान कितने हैं? दो कम केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण है। दो कम -2 केवल ज्ञान की वर्गशला का कितनी है? केवल ज्ञान की वर्गशला का कितनी है? देखो कितनी है केवल ज्ञान की वर्गशला का? 4096 कहाँ है? 4096 तो वो है केवल ज्ञान की वर्गशला का 4 4 है ना, 4 ही तो है। हाँ 496 6536 की वर्गशला का कितनी आएगी? 4। वही तो केवल ज्ञान स्वरूप राशि है। अब दो कम है -2। अजय एक सिद्धि करते हैं अपन, कैसे -2? अब देखो इसका अंतिम स्थान क्या है? यही तो है अंतिम स्थान, है ना, यही अंतिम स्थान। अब द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान क्या है? 8। ये क्या हो गया? प्रथम स्थान। अब प्रथम स्थान, अब इसका अपन ने वर्ग किया, इसका स्क्वायर करेंगे, या फिर यूं कर लो कि 2 का वर्ग 4 है ना, और 4 का घन करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? नहीं 4 का घन तो 64 आएगा। चार चौथा स्थान है इसका, है ना। तो इसमें 2 कम है, तो 2 कम द्विचरम राशि केवल ज्ञान का प्रथम मंजे हो गया। इस धारा के समस्त स्थान 2 कम केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण है, ऐसा सिद्ध करते हैं। इस धारा का प्रथम स्थान 8, अंत स्थान केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन है, केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन है। और द्विरूप वर्ग धारा के सभी मध्यम स्थान घन स्वरूप होकर इस धारा के मध्यम स्थान बन जाती हैं। दिया नहीं इसे। तो इस धारा का प्रथम स्थान 8 और अंत स्थान केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन, केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन। तो केवल ज्ञान का वर्गमूल 256 और 256 का घन कितना निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन, हाँ घन, इसका केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन माने 4 या 96 इसका अंतिम स्थान है। हाँ केवल ज्ञान के वर्गमूल माने केवल ज्ञान, इसमें एक शब्द रह गया, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन, उसमें सुधार लीजिए, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन। ठीक है, तो केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन इसमें कर दीजिए। हैं? हाँ अंत स्थान, अंत स्थान, प्रथम स्थान तो क्या है 8, इस धारा का प्रथम स्थान क्या है 8 और अंत स्थान क्या है? केवल ज्ञान के वर्गमूल का घन, द्वितीय वर्गमूल का घन, केवल ज्ञान के द्वितीय वर्गमूल का घन है। और द्विरूप वर्ग धारा के सभी मध्यम स्थान घन स्वरूप होकर इस धारा के मध्यम स्थान बन जाते हैं। केवल और द्विरूप वर्ग धारा के सभी मध्यम स्थान घन स्वरूप होकर के इस धारा के मध्यम स्थान बन जाते हैं। अंतिम स्थान ले लिया और लास्ट का स्थान ले लिया। हाँ ठीक है।
तो अब जो है 65,536 और इसका 8/64 पहला और 64 का वर्ग 4,96 2 दूनी 4, 4 तो पहला स्थान हो गया, फिर 16 256 और 65,536 4 3 का मार। तो यहाँ पर जो है अब जी क्या है ना कि छोटी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में तो ये बन जाएगा। तो इस धारा के समस्त स्थान 2 कम केवल ज्ञान की वर्गशला का प्रमाण है। अब आती है, इसको अपन और देख लेंगे बाद में। अब आती है द्विरूप घनागन धारा। घनागन धारा का मतलब घन का भी घन, घनागन माने घन का भी घन। तो घन का भी घन कैसे करेंगे अपन? पहले घन का घन करो, पहले 2 का घन किया कितना हुआ 8, फिर 8 का भी घन करो 512 है ना, डबल हो गया, कितना आ जाएगा 512। तो 512 तो द्विरूप वर्ग धारा में जिन जिन संख्याओं की वर्ग रूप राशियां हैं उन उन संख्याओं का घनागन ही इस धारा में प्राप्त होता है। इस धारा में कौन सा प्राप्त होगा? द्विरूप वर्ग धारा में जिन जिन संख्याओं की वर्ग रूप राशियां हैं, जिन जिन संख्याओं की वर्ग रूप राशियां हैं उन्हीं संख्याओं का इस घनागन धारा में प्राप्ति होगी। ठीक है, अन्य राशियां नहीं मिलेंगी। उन संख्याओं का घनागन की इस धारा में प्राप्त होता है। घन के घन को घनागन कहते हैं। जैसे द्विरूप वर्ग धारा का प्रथम स्थान क्या है 2, इस 2 का घनागन कितना हो जाएगा? 2 का घनागन कितना हो जाएगा 512। ये इस धारा का प्रथम स्थान है। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है घनागन का? घनागन धारा का पहला स्थान 512। अब इसका घनागन, अब इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर करते जाओ, अब इसका स्क्वायर बहुत हो जाएगा हैं? हाँ, 2,62,144 इस धारा का दूसरा स्थान बनेगा। ये क्या पहला स्थान बना और दूसरा स्थान 2,62,144, ये दूसरा स्थान, ये दूसरा स्थान हुआ। तीसरा स्थान कितना बनेगा? अब वो तो ही जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब इसको पहला स्थान ये 512 है, अब इसी को हमने अंतिम स्थान मान लिया क्योंकि आगे संख्या नहीं है। ये पहला स्थान है। अब यह माना क्योंकि नहीं मान सकते अपन, इसलिए इसी को हमने अंतिम स्थान मान लिया। ठीक है, मानक में, क्योंकि अगर अपन दूसरा स्थान बनाएंगे तो 2 लाख निकलेगा, वो बहुत ज़्यादा निकलेगी संख्या, या तो फिर केवल ज्ञान की संख्या को बहुत ज़्यादा मानो आगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो नियम यहाँ लागू ना करके अब यहाँ दूसरा नियम लागू कर देंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर इस धारा का दूसरा स्थान है, जो द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान 4 की घनागन स्वरूप है। इससे आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर, अब इससे आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण स्वरूप लोक उत्पन्न होता है। इस धारा में इससे आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर, कितने स्थान आगे गए? असंख्यात स्थान आगे जाकर क्या प्राप्त होगा? लोकाकाश के प्रदेशों के प्रमाण स्वरूप लोक उत्पन्न होता है। लोकाकाश, लोकाकाश कितना है? कितना है लोकाकाश? अनंत, अनंत लोकाकाश।
तो अपन जो है ये घनागन धारा को देख रहे थे। अब इसमें क्या है कि कितने स्थान आगे गए अपन, असंख्यात स्थान आगे जाकर के क्या मिला अपन को, लोकाकाश। लोकाकाश कितना है, अनंत नहीं है। लोकाकाश कितना है, असंख्यात प्रदेश है। कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। आकाशस्य अनंता, आकाशस्य अनंता, जो आकाश द्रव्य है वो अनंत है, लेकिन लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश किसे कहते हैं? नहीं, असंख्यात की गिनती नहीं होती, लेकिन वह संख्या जो एक एक करके खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वह असंख्यात है। जिसे हम गिनती न कर सकें, जिसकी गणना न कर सकें, लिख नहीं सकें, पढ़ नहीं सकें, गिन नहीं सकें, वो क्या है, असंख्यात। असंख्यात, लेकिन एक एक करके समाप्त हो जाए एक दिन, वह क्या है, असंख्यात। ठीक है। और जो संख्या जिसमें आय न हो, व्यय व्यय होता रहे, फिर भी वो संख्या वैसी की वैसी बनी रहे, तो वो क्या है, अनंत। ठीक है, वो अनंत। आए समझ में? अनंत दो प्रकार का होता है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। सक्षय अनंत खत्म हो जाता है, अक्षय अनंत कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, बोले कभी कभी लोग कहते हैं, बोले सारे जीव इतने सारे मोक्ष जा रहे हैं 6 महीने 8 समय में, तो एक दिन तो खाली हो जाएगा पूरा, और इतने ही जीव निकल के आ रहे हैं निगोद से, तो निगोद भी खाली हो जाएगा, संसार भी खाली हो जाएगा। चिंता नहीं करो, नहीं होगा, है ना, टेंशन मत लो। क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र है, और स्वयंभू रमण समुद्र में से एक लोटा पानी भर लो और लवण समुद्र में डाल दो, तो कितना खाली हुआ स्वयंभू रमण समुद्र? स्वयंभू रमण समुद्र कितना खाली हो गया, और लवण समुद्र कितना भर गया? बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं, ऐसे ही समझ लो, इतनी जीव राशि भरी हुई है संसार में। अब एक आलू में कितने जीव हैं? तो सिद्ध राशि का पावर सिद्ध राशि। ठीक है, नहीं वो नहीं आएंगे वापस, वो काहे को आएंगे? सिद्ध राशि की पावर सिद्ध राशि, माने सिद्ध राशि का सिद्ध राशि बार सिद्ध राशि से गुणा करो, तो जितनी संख्या निकल करके आए उतने जीव तो एक आलू में। अब एक आलू को ही कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे तीनों काल में। ठीक है, तो एक आलू है, आलू जैसे कितनी वनस्पति है, सकलकंदी है, अरबी है, आलू ही असंख्यात की संख्या में असंख्यात होंगे। फिर सकलकंदी है, अरबी है, ये शैवाल तुम्हारी होती है, शैवाल बरसात में लग जाती है, ये असंख्या अनंत प्रदेशी है। ये क्या नाम है, अनंत जीव का है काई, इसमें अनंत जीव हैं। ये एलोवेरा जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं, लगाते हैं, ये वनस्पति अनंत काय जी, अनंत काय जी इसमें। हाँ, तो अब इतने जीव भरे हुए हैं और फिर कहो कि खाली हो जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो। और सिद्ध वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध एक साथ समा जाते हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं करो, तुम तो पुरुषार्थ करो, है ना। तो ये घनागन धारा अब आता है अपना, इससे और असंख्यात स्थान आगे जाएंगे, तो असंख्यात स्थान आगे जाकर के तेजस कायिक जीव राशि की वर्ग शलाकाएं, क्या मिलेगा? तेजस कायिक जीव राशि की वर्ग शलाकाएं। देखो एक बात ध्यान रखो, जो 5 स्थावर जीव है ना, कौन से 5 स्थावर? अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और जल का एक। इनमें सबसे कम जीव कौन से हैं? अग्नि का एक। सबसे कम जीव कौन से हैं?
अग्निकायक निकालना पड़ते हैं, और अग्निकायक अपन ने निकाल लिए, फिर वायुकायक, जलकायक जो अपने आप निकल आएंगे। पहले यहाँ मशक्क़त करना पड़ेगी अग्निकाय को निकालने के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि असंख्यात स्थान आगे जाकर के क्या मिलेगा अपन को? अग्निकायक जीवराशि की, तेजस कायक जीवराशि की वर्ग शलाकाएँ, फिर उसी के अर्धछेद, और उसी कौन सी? अच्छा, गुणकार शलाका राशि उत्पन्न होती है। काय की? लोक की वर्ग शलाका आदि इस धारा में नहीं आती। लोक के प्रमाण से असंख्यात स्थान आगे जाकर गुणकार शलाका राशि उत्पन्न होती है। इससे असंख्यात स्थान आगे जाकर तेजस कायिक जीव राशि की वर्ग शलाकाएँ, उसी के अर्धछेद और उसी का प्रथम वर्गमूल तथा इसका वर्ग करने पर तेजस कायिक जीव राशि की संख्या उपलब्ध होती है। गुणकार राशि का मतलब है कि तेजस कायिक राशि को प्राप्त करते समय कितनी बार गुणा किया है, वो गुणकार राशि। तेजस कायिक राशि को प्राप्त करते समय कितनी बार गुणा किया है, ये जो है गुणकार राशि प्राप्त होती है। देखो तेजस कायिक राशि कैसे प्राप्त करते हैं अपन, विषय लंबा है और इसको जो है थोड़ा सा अपन समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसे लोक ले लिया अपन ने, क्या लिया अपन ने? लोक। कौन सा लोक? लोकाकाश। लोक से मतलब लोकाकाश। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उनका पहले विरलन करो और उसी की शलाकाएँ स्थापित कर लो, शलाका रूप में स्थापित कर लो, विरलन कर लो और उसी राशि को दे दो। ठीक है, दे दिया तो एक बार गुणा किया, दे करके आपस में, तो एक शलाका खत्म कर दी। फिर जो राशि उत्पन्न हो उसको फिर विरलन करो, उसी राशि को फिर दे दो, फिर दोबारा गुणा किया, एक शलाका फिर खत्म कर दी। ऐसे पूरे लोक की शलाकाओं को खत्म करना है गुणा करते करते। ऐसा 3.5 बार करना है, 3.5 बार। और 3.5 बार करने के बाद जो राशि उत्पन्न होगी वह तेजस कायिक राशि उत्पन्न होती है, माने अग्नि कायिक राशि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो जितनी बार अपन ने गुणा किया है ना, ये गुणकार शलाकाएं कहलाती हैं। 3.5 बार नहीं करना है, 3.5 गुणाकार शलाकाएं नहीं होंगी। पहले कितनी निकलेंगी? लोक प्रमाण, फिर दूसरी बार असंख्या लोक प्रमाण, फिर तीसरी बार असंख्या लोक प्रमाण, तीसरी बार फिर 3.5 बार, फिर आधा और करो उसको, तो असंख्या लोक प्रमाण, वो भी असंख्या लोक प्रमाण है। तो असंख्या लोक प्रमाण गुणकार शलाकाएं निकलेंगी इसकी। ठीक है, तो असंख्या लोक प्रमाण गुणकार शलाकाएं इसकी होती हैं, काय की? तेजस कायिक राशि की। फिर उससे असंख्यात स्थान आगे जाएंगे तो क्या निकलेगा? अरे घनागन धारा कोई छोटी मोटी धारा थोड़ा ही है जो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद वर्ग शलाकाएं निकलेंगी, माने उनका वर्ग करते जाएं तो कितनी शलाकाएं होंगी, तो उससे गुणकार राशि से भी असंख्यात गुणी है वो वर्ग शलाकाएं। ठीक है, और फिर उसके अर्धछेद, तेजस कायिक राशि के अर्धछेद कितने निकलेंगे? अर्धछेद समझ गए ना? उस राशि को आधा आधा करते जाएं, जहाँ एक बच जाए तो जितने बार आधा आधा हुआ है वो अर्धछेद हो गए। ठीक है, और उसके बाद तेजस कायिक जीव राशि की संख्या उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद अर्धछेद और उसी का प्रथम वर्गमूल आएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो असंख्यात स्थान आगे बढ़ेंगे तो उसी का प्रथम वर्गमूल निकलेगा, और वर्गमूल का एक बार वर्ग करने पर क्या निकल आएगा अपने पास? तेजस कायिक राशि। ठीक है, अग्नि कायिक राशि। देखो अपन को क्या पता चल गया? अब अग्नि कायिक राशि पता चलेगी कितनी है पूरे संसार में। अग्नि कायिक जीव कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा तरीका है, लोक प्रमाण राशि को ले लीजिए, वर्ग क्या नाम है, शलाका, देय और विरलन। अब विरलन और देय तो आप जानते ही हैं सब, वर्ग शलाका और देय विरलन जानते हैं। उसको एक बार कर लीजिए, एक बार कर लिया, फिर जो राशि निकली है, जो महाराशि उत्पन्न हुई है, उसको फिर विरलन, देय और शलाका रूप में स्थापित कर दो।
फिर उसी हिसाब से गुणा करना है, फिर जो राशि निकले फिर उसी को उसी क्रम से लिखना है। ऐसे 3 बार हो गया, और 3 बार फिर उसमें उसको आधा कर देंगे जी। आधा करना हम बता देंगे आपको, क्योंकि अभी अपन इसको देख रहे हैं, तो आधा कर देंगे। तो आधा करने के बाद फिर उतनी बार गुणा करेंगे, उसका सला का रूप में स्थापित करेंगे, और सला का रूप में स्थापित करने के बाद जो राशि उत्पन्न होगी वह संपूर्ण अग्निकायिक जीवों की राशि उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ये थोड़ा विषय अपना टिपिकल रहेगा, वैसे ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ में आ रहा होगा। किन को नहीं आता? देखो रोज नहीं आएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बिरलन दे का मतलब होता है, जैसे अपन ने मान लीजिए लोक प्रमाण राशि ली, अपन ने 10 ले लिया, ठीक है। लोक प्रमाण कितना मान ले, इसको 10 मान लेते हैं, ठीक। या और कम मान ले, और कम मान ले, 5 ही मान लेते, ठीक है ना। अब 5 ये सला का अपन ने स्थापित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। और यहाँ पर ने बिरलन का मतलब बिखेरना, 1 2 3 4 5 बिखेर दिया। थोड़ा और दूर दूर लिखना तो क्लियर हो जाएगा। अब 5 5 5 5 5 इनको आपस में गुणा करना, कितना हो जाएगा? 5 25 625 3100, हाँ 5 25 125 625 3125 3125 हो गया जी, ठीक है। और जो 3125 संख्या आई है, अब इसका विरलन करो 3125 का, एक सला का कम करो, 3125, ठीक है। अब इसी को दे देंगे, इसी संख्या को दे देंगे, आपस में गुणा करेंगे, फिर जो राशि उत्पन्न होगी अब एक सला का कम कर दो, फिर जो दूसरी बार राशि उत्पन्न होगी फिर उसका विरलन करो, फिर उसी राशि को दे दो, ठीक है। एक सला का फिर कम कर दो। इस तरह से ये लोक प्रमाण सलाकाएं पूरी हो जाएंगी। जो राशि उत्पन्न हो उसको फिर इसी क्रम में लिखो, सलाका, विरलन और देय। एक बार गुणा किया, जो राशि उत्पन्न हुई उसका फिर विरलन किया, उसी को दे दिया, एक सलाका कम कर दो। फिर दोबारा गुणा किया, दूसरी सलाका कम कर दो, फिर जो राशि उत्पन्न हो उसी का विरलन, उसी का देय, और गुणा करके एक सलाका फिर कम कर दो। तो ऐसे अपन को 3 बार करना है इसको, फिर 3 बार करके फिर एक बार संख्या निकालेंगे, उसको आदि कर देंगे। तो आदि संख्या को सलाका रूप में स्थापित कर देंगे, वो संख्या तो यूं की त्यों रहेगी, फिर सलाका रूप में स्थापित कर देंगे। तो जितनी सलाकाएं निकलेंगी उतनी बार फिर उसका गुणा करना है। तो इस तरह से 3.5 बार गुणा करने पर, लोक प्रमाण राशि को 3.5 बार सलाकत्र निष्ठापन करने पर ये अग्निकायिक जीवों की संख्या उत्पन्न हो जाती है। कितनी है? असंख्या लोक प्रमाण। कितनी संख्या है? असंख्या लोक प्रमाण, ठीक है। तो ये घनागन द्विरूप घनागन धारा में अपन चल रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं, सलाका विरलन सेम है, हाँ उसमें कोई अंतर नहीं है। बस विरलन क्या है कि विरलन ये हमने लोक प्रमाण का किया था, और सलाका वो स्थायी रूप से हो गई, ये स्थायी रूप से नहीं है। ये तो एक बार गुणा कर लिया, फिर जो राशि उत्पन्न होगी फिर उसका विरलन करेंगे, उसी को दे देंगे, और एक एक सलाका कम करते जाएंगे। इसमें एक बार में एक सलाका कम करते जाएंगे। तो ये इसमें, अब इसमें देखो ये शंका उत्पन्न हुई कि तेजस कायिक जीवराशि कैसे उत्पन्न होती है। इसको आप पढ़ लेना, दूसरा फोल्डर हम दे देंगे इसका, ठीक है। इसका हम दूसरा फोल्डर दे देंगे। तो इस तरह से पहले अपन तेजस कायिक राशि को उत्पन्न करेंगे, और तेजस कायिक राशि उत्पन्न करके फिर आपको 5 स्थावरों की राशि मिल जाएगी।
फिर इसके बाद इससे असंख्यात लोक गुणी पृथ्वी कायक होते हैं। तेजस कायक, हाँ तेजस कायक। फिर इसके बाद मिलेगी पृथ्वी कायक, इससे असंख्यात लोक गुणी। उससे भी असंख्यात लोक गुणी जल कायक, उससे भी असंख्यात लोक गुणी वायु कायक, और वनस्पति कायक अनंत गुणी। फिर उसमें सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, साधारण, प्रत्येक, उसमें अलग अलग भेद हो जाते हैं। अग्नि कायक से असंख्यात गुणी पृथ्वी कायक, और पृथ्वी कायक से असंख्यात गुणी जल कायक, और जल कायक से असंख्यात गुणी वायु कायक। इसमें समस्त लोक प्रमाण लेना, असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। इसमें अपन को क्या लेना है, असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। हाँ, वनस्पति तो अनंत गुणी है, वो तो अनंत अनंत है, उसमें असंख्यात का कोई काम नहीं है। खाली जो प्रत्येक वनस्पति है, तो प्रत्येक वनस्पति का नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है प्रत्येक वनस्पति। हाँ, जो साधारण है वो तो अनंत अनंत है, और उसमें भी प्रत्येक में भी फिर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा अपन देखना चाहें तो जीव कांड में काय मार्गणा में देख सकते हैं। जो इंदौर वाला जो विकास छाबड़ा है शायद, उन्होंने जीव कांड निकाला है, तो उसमें बहुत सरल भाषा में उन्होंने चार्ट बनाए इसके, अग्नि काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, ठीक है। लेकिन वो भी समझाना पड़ेंगे, बिना आप अकेले नहीं पढ़ सकते उसको भी, ठीक है, लेकिन निकलेगा इसी तरह से। और बाकी जो मोटा जीव कांड रखा है रतनचंद मुख्तार जी का, उसमें पूरा क्लियर उन्होंने एक एक करके पूरा क्लियर किया है। तो इस तरह से अपन जो है ये संख्या अपन जान सकते हैं, ठीक है ना। आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे, है ना। बोले महावीर भगवान की